वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक देख ली थी। वो हमने अच्छे से सीख लिया था कि कैसे पीरियोडिक टेबल को हम याद करेंगे। हमने वो अच्छे से बनाई भी थी। ठीक है, हम आज के अपने लेक्चर में देखेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल हमने देख ली ना, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सबको देखेंगे। तो हम एटॉमिक रेडियस से अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? यदि अपन सिंपली एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करें तो एक मैं एटम बनाती हूँ कोई भी, ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये उसकी आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, अब ना मैंने ये कोई भी एटम ले लिया। ठीक है, जो हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ओके, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसकी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की जो किसी भी एटम है उसकी एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मैंने आपको यहाँ पे यही बताया, कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब जो एटॉमिक रेडियस है वो तीन पार्ट में डिवाइड की हुई है, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस में क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है जो क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो उनकी जो रेडियस होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम इधर देखते हैं, ये हमने एक लिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है? कोवलेंटली बॉन्डेड है। जब हम आगे केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो कोई भी कोवलेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है तो क्या हुआ, ये एक एटम है, इसकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी दोनों की, इनका जो हाफ होता है, क्या होता है? इनका जो हाफ होता है, देखो मैंने यहाँ से डिनोट कर रखा है, ये न्यूक्लियस सेंटर है, न्यूक्लियस का ये यहाँ से, और ये इसका सेंटर है। जो इन दोनों का हाफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। ठीक है, देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उससे क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनकी जब यदि अपन न्यूक्लियाई की हाफ कर देते हैं सेंटर से, उनको अपन क्या बोलते हैं? आर कोवलेंट, मतलब रेडियस बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होगा? मेटेलिक कोवलेंट रेडियस का हो गया। मेटेलिक रेडियस के अंदर क्या होता है? जो टू एटम्स होते हैं, मेटल के टू एटम्स है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। नेबरिंग एटम हम जिन्हें बोल सकते हैं। लाइक यूं दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे, ये और ये एटम है। ठीक है, तो इसका ये न्यूक्लियस सेंटर है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस का सेंटर है। ठीक है, अब इन दोनों की जो हाफ होगी, ये देखो, इन दोनों की जो हाफ होगी उसे हम क्या बोल देते हैं? मेटेलिक रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, मेटेलिक रेडियस का मैंने यही लिख रखा है, ये one of half of internuclear distance between the two neighboring atom in a metallic lattice is called metallic radius। तो हमने देख लिया क्या हो रहा है? नेबरिंग एटम है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या था? सिंगल कोवलेंटली बॉन्ड थे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से क्या था? वो जुड़े हुए थे। और इसके अंदर क्या होते हैं? मेटल की रेडियस में ये जो टू एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेबरिंग एटम्स होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं? एक दूसरे को टचिंग करते हैं, टच करे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक रेडियस हो गई अपनी। अब हम वान डेर वाल्स रेडियस पे चलते हैं। वान डेर वाल्स रेडियस क्या होती है? कोई भी टू एटम्स है, लाइक ये दो एटम्स और ये दो एटम्स है। ठीक है, तो इन दो एटम्स की क्या हो जाएगी? ये सेंटर इस न्यूक्लियस का, ये सेंटर इसके न्यूक्लियस का है। ठीक है, ये दो एडजेसेंट एटम्स है। इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, उनका जो हाफ होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वान डेर वाल्स रेडियस बोलते हैं। देखो, one half of the internuclear distance between two adjacent atoms belonging to two nearest neighboring molecules of the substance in the solid state is called van der Waals radius। ठीक है, तो देखो ये टू नेबरिंग एटम है, ठीक है, और ये क्या है? ये भी टू नेबरिंग एटम है। ओके, जो इन दोनों का सेंटर है नेबरिंग एटम के, इन दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस को, हाफ को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियाई के हाफ को वान डेर वाल्स रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखी? एटॉमिक रेडियस में हमने कोवलेंट रेडियस को देखा, मेटेलिक रेडियस को देखा है, वान डेर वाल्स रेडियस को देखा। अब आती है कि हम लोग साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वान डेर वाल्स रेडियस, कोवलेंट रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस में सबसे बड़ी कौन सी होती है? साइज में सबसे बड़ी कौन होती है, फिर उससे छोटी कौन सी होती है, फिर उससे छोटी कौन सी होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, आपको अपने आप खुद ही पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है।
एक बार कोवलेंट रेडियस में हम चलते हैं। कोवलेंट रेडियस में क्या हो रहा है, ये जो 2 एटम्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये पास पास में आ गए, इनका हाफ करेंगे तो ये छोटी होगी, ठीक है। नाउ इधर देखो, ये इससे थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। देखो मैं अभी यहाँ पे ओवरलैपिंग का बनाती हूँ। ये 2 मॉलिक्यूल्स है जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो याद है इसमें चले गया, फिर इनकी सेंटर की डिस्टेंस और फिर इनका हाफ। तो ये छोटी हुई, साफ पता चल रहा है कि जो मेटेलिक रेडियस होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी कोवलेंट रेडियस से। नाउ अब इस डायग्राम से हम देख के बता सकते हैं कि वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है, सबसे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा बड़ी होगी। देखो एक तो 2 अलग अलग एटम्स है, फिर ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे, फिर इन दोनों की जो रेडियस है उनका हाफ होता है, तो क्या होती है, वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी होती है साइज में। तो अब यदि हम साइज का ऑर्डर लिखते हैं तो वैन डर वाल्स रेडियस का तो सबसे ज्यादा होता है, ये आर रेडियस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है, और ये मेटेलिक एंड ये कोवलेंट रेडियस। तो जो आपके साइज रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो ये ऑर्डर होता है, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। वैसे हमने जब देखा तो हमें वैसे ही पता चल गया डायग्राम्स की बेसिस पे कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, ठीक है। नाउ ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, वैन डर वाल्स रेडियस है, ये मेटेलिक रेडियस और ये क्या है, कोवलेंट रेडियस है, ठीक है। तो इनका यही साइज का ऑर्डर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अब हम वो देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें 2-3 टर्म सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो देखते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो अपने पास सिर्फ कोई भी एक एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है और ये एटम की आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पर, आउटरमोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। मतलब न्यूक्लियस जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। अब बात है कि हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो पता कर लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एटॉमिक रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो हम सीख लेते हैं कैसे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। कैसे होगा, मैंने अभी बताया आप लोगों की, जो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जेड इफेक्टिव यदि बहुत ज्यादा होगा तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस है जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर क्या कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। यदि ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यदि अपनी ओर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, एटम की साइज छोटी हो जाएगी। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एटम की साइज छोटी होगी। एटम की साइज डिक्रीज हो जाएगी। कब डिक्रीज हो रही है, जब जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटम की जो साइज होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड इफेक्टिव के, ठीक है। हम इसको जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं किसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। फर्स्ट फैक्टर हमने देख लिया। फर्स्ट ये पता होना चाहिए जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो क्या है वो हमने देख लिया, न्यूक्लियस होता है जो अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे जितना फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से करते हैं। और अब ये बात आती है कि वो एटॉमिक रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक रेडियस का क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। नाउ अब सेकंड है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स पर कैसे डिपेंड करती है अपनी एटॉमिक रेडियस, तो हम देखते हैं। देखो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल बताई थी तब मैं ग्रुप में नीचे डाउन मूव करती हूँ तो क्या होती है, एक एक नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होती है वो नंबर ऑफ शेल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कैसे, अभी मान लो फर्स्ट पीरियड में कोई भी है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें क्या है, एक ही शेल है ना। मैं फर्स्ट ग्रुप का ले रही हूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम, ठीक है, Na, सोडियम। हम इन तीनों का देखते हैं। इसमें फर्स्ट है लिथियम की क्या आएगी, शेल इंक्रीज होती जाएगी। मैंने बताया था ये 1s1 होगा, ये 2s1 होगा, ये 3s1 होगा। तो ये जो 1, 2 एंड 3 है इसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल बोलते हैं।
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, एटम की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटम की साइज इसलिए क्या होती है, नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही तो एटम की क्या होती है, साइज भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सोडियम की 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर जो नीचे जाएंगे उसके और ज्यादा शेल्स, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जाएगी तो उसका साइज क्या होता होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जो नंबर ऑफ शेल होती है वो एटॉमिक रेडियस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। अब जब ग्रुप में डाउन जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो ग्रुप में डाउन जाने पर क्या होगी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। नाउ अब आता है अपने पास शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक डायग्राम उससे देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसकी इनर शेल्स है और ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, क्या होता है जो ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, आउटर शेल पे क्या करते हैं, अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हुए क्या करते हैं, इसको ये जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर जो अट्रैक्शन है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसको कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि इन पे अट्रैक्शन कम लगेगा, अट्रैक्शन कम लगेगा तो इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज रहेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे और ये इसको अपना इतना इफेक्टिव अपना चार्ज क्या हो रहा है इस पे लगा नहीं पा रहे, तो इसको इतना खींच नहीं पा रहे तो इसकी साइज होगी वो इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी साइज इंक्रीज होगी। तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। देखो यदि ये पुअर शील्डिंग होगी, मतलब ये इनको अच्छे से शील्ड नहीं कर रहे, अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, आसानी से इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इन पे डायरेक्टली अच्छे से अट्रैक्शन लगाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटम की साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। एटम की साइज छोटी हुई, कब छोटी हुई, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, यही हुआ ना, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पा रहे तो ये अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एटम की साइज डिक्रीज हो जाएगी। तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है पुअर शील्डिंग, शील्डिंग पुअर होगी तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एटम की शील्डिंग पुअर है तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफेक्टिव शील्डिंग है, शील्डिंग इफेक्टिव है तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, जबकि ये क्या होंगे, अपना रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन उस पर लगाएंगे तो क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। लेकिन जब यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगी तो ये आराम से इस पे अपना अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर कितना अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज एन एटम इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, मैंने आपको जो भी समझाया वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे हुआ है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो हमने देख लिया विद एग्जांपल, बिल्कुल अच्छे से हमने समझ लिया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, एटॉमिक रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियस के प्रोपोर्शनल हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे पुअर शील्डिंग है तो ये इसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये न्यूक्लियस इन पे क्या करेगा, अच्छे से अपना क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होने वाली है, अब कम हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए शील्डिंग इफेक्टिव क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, अब एक और आता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंगल बॉन्ड की एटॉमिक रेडियस हमेशा ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगी तो उसकी कम हो जाती है, एंड ट्रिपल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, उससे और भी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की कैसे होगी। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने फैक्टर्स में क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो कैसे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डेट इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ शेल देखी, नंबर ऑफ शेल ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और नंबर ऑफ शेल कैसे प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जाने पर अलग से टॉपिक पे हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है उस पर। ठीक है,
ना हमने फिर शील्डिंग इफेक्ट देख लिया। शील्डिंग इफेक्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देख लिया। फिर हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, ठीक है। फिर हमने देखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं एटॉमिक रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे अब देखते हैं कि अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस होती है वो कैसे वेरी करती है, और फिर आयनिक रेडियस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। हमने अभी देखा कि एटॉमिक रेडियस कैसे किस किस पे किस तरह से डिपेंड करती है। फर्स्ट हमने देख लिया था जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। जेड इफेक्टिव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर नंबर ऑफ शेल देखा, नंबर ऑफ शेल पे क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। शील्डिंग इफेक्ट के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम देखेंगे कि हमने जो पीरियोडिक टेबल देखी थी उसमें पीरियड्स थे एंड ग्रुप्स थे, तो उन ग्रुप के अलोंग एंड उन पीरियड के अलोंग एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक्चुअली क्या होगा। हम पीरियड में चलेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो क्या होगा, पीरियड होते हॉरिजॉन्टल रोज होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इधर जाएंगे, जैसे हम मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये तो ऊपर वाले ग्रुप के होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट वाले पीरियड के होते हैं एंड ये सेकंड पीरियड के होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन, ठीक है। ये हुआ। अब पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा, उसमें जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज होगा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यदि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, वो जो बाहर आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे तो वो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हमने देखा था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमने देखा था कि जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो हमें ध्यान में रखना है पीरियड में अलोंग द पीरियड यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मूव करते हैं पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यदि हम इनकी एटॉमिक रेडियस को ऑर्डर में यदि हम इनको अरेंज करना चाहे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस लिथियम की होगी, फिर बेरिलियम की उससे कम हो जाएगी, बोरॉन की उससे कम हो जाएगी एंड कार्बन की उससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जब हम अलोंग द ग्रुप में पीरियड में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे एक नोट लिखे हुआ भी मिलेगा। हमने पढ़ा था कि वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। देखा था हमने जब वंडरवॉल रेडियस और एटॉमिक रेडियस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था कि जो रेडियस होती है वंडरवॉल रेडियस वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उनकी साइज क्या होती है, उनकी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखे हुए है नोबल गैस हैज ओनली वंडरवॉल रेडियस हेंस देयर साइज इज लार्जेस्ट इन ए पीरियड, ठीक है। जो नोबल गैस होती है एंड ऑफ द पीरियड होती है। पीरियड में पूरी अपन ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें क्या थी, बिल्कुल एंड में क्या था, नोबल गैसेस थी, ठीक है। हमने देखा था बिल्कुल एंड में पढ़ी, एंड में नोबल गैसेस थी, हमने याद भी किया था हीना, नीना और करीना, एक्सीरेना, वो सब क्या है, नोबल गैसेस है। उन नोबल गैसेस की क्या होती है, ओनली ऑन वंडरवॉल रेडियस ही होती है नोबल गैसेस की। तो जो उनकी साइज होती है वो पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ी क्या होती है, नोबल गैसेस की साइज होती है। नोबल गैसेस को हम क्या मानते हैं, ये एक्सेप्शन भी मान लिया जाता है कि नोबल गैसेस की साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वैसे तो अलोंग द पीरियड हम जाएंगे, मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होने वाला है, साइज डिक्रीज होने वाली है। लेकिन नोबल गैसेस की क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नोबल गैसेस ओनली कौन सी रेडियस रखती है, वंडरवॉल रेडियस रखती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नोबल गैसेस की साइज हमेशा क्या होने वाली है, और सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, नोट है, नोबल गैसेस की साइज ज्यादा होती है क्योंकि ये क्या रखती है, वंडरवॉल रेडियस रखती है, ठीक है। नाउ अभी हमने देख लिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। क्यों जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो वो क्या होगा, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा किस पे, और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है तो साइज क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन नोबल गैसेस की साइज हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास क्या होती है, वंडरबॉल रेडियस होती है। ये हमने देख लिया। अब बात आती है, चलो हमने पीरियड की बात कर ली, अब किसकी बात आएगी, हमने ग्रुप्स भी तो देखे थे, 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अब बताओ कि ग्रुप में डाउन जाने पर क्या होगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ शेल पे एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, प्रोपोर्शनल होती है। हमने देखा था एटॉमिक रेडियस किसकी प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ शेल के। जब नंबर ऑफ शेल की एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल होती है और ग्रुप में डाउन जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ठीक है, होगी। हम एक ग्रुप का देखते हैं, कोई भी फर्स्ट वाले ग्रुप का ले लो, लीना की रब से फरियाद ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे याद है मेरे को, आपको भी याद करने की ट्रिक बताइए। ऐसे हो गया। अब ना हम बोल रहे हैं कि ग्रुप में डाउन जा रहे हैं, देखो डाउन जा रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं बनाया, ठीक है, मैंने यूं बनाया, डाउन जा रहे हैं ग्रुप में, डाउन जा रहे हैं तो क्या होने वाली है, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस का इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब डाउन द ग्रुप जाने पर देख लिया और पीरियड में भी देख लिया हमने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एटॉमिक रेडियस होती है और डाउन द ग्रुप जाने पर और अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है, जो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक टॉपिक आयोनिक रेडियस। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? आयोनिक रेडियस मैंने आपको एटॉमिक रेडियस बताई थी, तब बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उससे आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो कोई भी एक आयन है, कोई भी एक एटम है, उससे अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो केटायन और एनायन बनाएगा। ठीक है, तो उनकी जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है किसी भी आयन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि जो भी न्यूक्लियस से एक आयन की आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, केटायन बनता है और एनायन बनते हैं। ठीक है, केटायन क्या होगा, यदि कोई भी एटम है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या फिर डोनेट करता है तो उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। ठीक है, केटायन रेडियस भी वही होती है, कोई भी केटायन बना, ठीक है, यहाँ पे Na+ लिखे हुए, तो Na+ कैसे बनेगा, जब ये सोडियम होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट करेगा। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया, Na+ बनाया। Na+ की जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है Na+ की, उनकी जो डिस्टेंस होगी उससे हम क्या बोलेंगे, केटायनिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो केटायनिक रेडियस है उसकी एक चीज है यहाँ पे, द साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो केटायन की साइज होती है वो हमेशा स्मॉल होती है उसके पेरेंट एटम से। कैसे होगी हम देखते हैं, सोडियम ही ले लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, सोडियम। सोडियम एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम है, ये हो जाएगा Na+, ये बन गया केटायन। क्या बोल रहे हैं, साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो साइज होगी केटायन की वो हमेशा क्या होगी, स्मॉल होगी पेरेंट एटम से, मतलब इसकी ज्यादा होगी। कैसे होगी अब हम देखेंगे, हम इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमें डायरेक्ट लिखते हैं तो ये 2 8 1, ठीक है, 11 होता है सोडियम, इसका क्या होगा 2 और 8 होगा। कैसे, देखो इसने केटायन बनाया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी तो प्लस चार्ज आया इस पे, तो इस पे तो एक इलेक्ट्रॉन है बट इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल थी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, डोनेट हो गया, तो वो शेल क्या हो गई, रिमूव हो गई ना। हम नीचे देखते हैं इसको, देखो सोडियम का मैंने न्यूट्रल एटम का मैं बनाती हूँ, ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ठीक है, एंड ये एक तीसरी शेल है। इसमें ये न्यूक्लियस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, फिर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अपन को, 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें 8 आ गया, लास्ट वाले में क्या है 1 है, ठीक है, तो इसकी तो साइज ये होगी, यहाँ से देखो इतनी पूरी साइज। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये तो Na है, सोडियम का है, ठीक है, अब जो Na+ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगी, शेल में ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो
हुई छोटी, तो इसीलिए बोलते हैं ये जो Na+ की है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसकी शेल भी चली गई बाहर से, तो इसकी केवल 2 शेल ही रह गई, तो इसकी साइज छोटी, सबको पता चल रही है इसकी साइज छोटी होगी Na+ की। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, जो केटायन बनता है उसकी साइज क्या होती है, उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटी होती है, क्योंकि वो जो केटायन बनते हैं वो क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, केटायन बनाता है, ठीक है। तो जो पेरेंट एटम होता है उसकी साइज हमेशा ज्यादा होगी उसके केटायन से, ठीक है। ये बात समझ में आई हमें। अब एक चीज और हमें देखनी है, यहाँ पे देखो ये लिखे हुए है, इज द चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज, केटायनिंग रेडियस इंक्रीज, ठीक है। तो केटायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ केटायनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अभी हमने देखा जब कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था, तो इसकी साइज बड़ी थी, इसने डोनेट किया छोटी हो गई, अभी और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, और छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसने यही बोला है, जब चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज होता है, केटायन में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो वैसे वैसे उसकी क्या होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस, केटायनिक रेडियस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो Na+, Mg2+, Al+3 में अब आप सब बता सकते हो किसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी होगी, Na+ की होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, Mg2+ की, और सबसे छोटी किसकी होगी, Al3+ की, क्योंकि इस पे चार्ज भी जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो आपको ये चीज 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। जब चार्ज इंक्रीज होता है केटायन का तो क्या होगी, केटायनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी। तो क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा साइज क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी केटायन में, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम एनायनिक रेडियस का देखने वाले, ठीक है। अब हम एनायनिक रेडियस देखते हैं कि वो कैसे वेरी करती है। अब हम देखेंगे कि हमने केटायन देख लिया, अब हम देख रहे हैं कि एनायन की क्या होती है, कैसे वेरी करती है रेडियस, ठीक है। जैसे केटायन की रेडियस का मैंने आपको बताया कि केटायन की रेडियस क्या होती है, कोई भी एक न्यूट्रल एटम है वो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या फॉर्म करता है, केटायन फॉर्म करता है। उसने केटायन बनाया तो जो न्यूक्लियस से केटायन की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला हमने, केटायनिक रेडियस बोल दिया। अब एनायन का क्या होगा, कोई भी एक एटम है वो यदि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लाइक फ्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाएगा, F- बनाएगा, तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। जब जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की, उसको हम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है फ्लोरीन की, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देंगे, एनायनिक रेडियस बोल देंगे एनायन में, ठीक है। केटायन में हमने केटायनिक रेडियस बोला था, इसी तरह एनायन में क्या हो जाएगा, वो एनायनिक रेडियस हो जाएगी। अब जैसे केटायन में था क्या होता है, देखो एन एनायन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। एनायन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। कोई भी एनायन हो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से, ठीक है। कैसे बड़ा होगा, ये जो पेरेंट एटम है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नॉर्मल हम बोल देते हैं फ्लोरीन कितना होता है, 9 नंबर, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 एंड दिस विल बी 7, ओके, हो गया। अब क्या होगा, ये 2 और 7 था, ये क्या हो जाएगा 2 से 8 हो जाएगा, हो गया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये क्या था, नॉर्मल न्यूट्रल एटम था। अब क्या होगा, इसकी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया इसके अंदर, फ्लोरीन के अंदर पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। पहले कम इलेक्ट्रॉन थे, रिपल्सन थोड़ा कम था, अब क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे इनमें रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा फ्लोरीन का, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी आउटर मोस्ट, इसकी जो एटॉमिक रेडियस एनायनिक रेडियस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये एक्सपेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड करने से क्या होगा, इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हमेशा जो कोई भी एटम है वो एनायन फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा एनायन होगा, वो उसके पेरेंट एटम से क्या होगा, ऑलवेज बिगर होगा। तो ये जो F- होता है वो उसकी एटॉमिक रेडियस, उसकी एटॉमिक साइज हमेशा फ्लोरीन से क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। केटायन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो केटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, देख लिया था। इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट एटम, केटायन क्या पेरेंट एटम से छोटा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जो पेरेंट एटम है वो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जो ये एनायन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। उसके अंदर क्या था, पेरेंट एटम बड़ा था, हमने देखा था एग्जांपल Na एंड Na+ का देखा था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा,
ठीक है, ये हमने अभी देख ही लिया था कैसे होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है केटायन के बारे में, एनायन के बारे में। अब केटायन का हमने क्या देखा था कि जब केटायन पे चार्ज, केटायनिक चार्ज बढ़ता है, कोई भी एटम है उस पे चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब एनायन पे यदि कभी चार्ज बढ़ता है तो एनायन की क्या होगी, एटॉमिक रेडियस हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। देखो, एज द चार्ज ऑन द एनायन इंक्रीज, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, जितना जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा चार्ज बढ़ेगा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, इसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा रिपल्सन हो रहा है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा वो क्या करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो उसकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा एंड रिजल्ट एनायनिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी एनायनिक रेडियस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हमने केटायनिक रेडियस का देखा था वैसे ही हम एनायनिक रेडियस का देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 कर रहा है, और ये जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे, नाइट्रोजन पे है। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और इसकी साइज को भी क्या करेगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो क्या इसकी साइज का ये ऑर्डर आ जाएगा एटॉमिक रेडियस का। देखो, जो हमने ऊपर बात बोली है वो ये यहाँ पे प्रूफ भी हो रही है। एज द चार्ज ऑन द एनायन इंक्रीज, चार्ज हो रहा है एनायन पे, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो क्लाउड को, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड करेंगे तो उनकी क्या होगी, एज ए रिजल्ट साइज भी क्या हो जाएगी, एनायनिक रेडियस की हमेशा इंक्रीज होगी। तो एनायनिक रेडियस की क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। देखो, चार्ज इंक्रीज हो रहा है एनायन का, तो क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। क्योंकि केटायन में क्या होता है, केटायन क्या होता है, जब केटायन का चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो हमने देख लिया कैसे होती है। ठीक है, अब एनायन का भी हमने देख लिया। नाउ ये आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखनी है एनायनिक रेडियस के बारे में, कि जो केटायन होता है, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस हमने देख ली। केटायन होगा वो क्या होगा, हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। सोडियम, और हमने सोडियम प्लस का एक एग्जांपल देख लिया। फिर जो एनायन बनता है और जो केटायन होता है उसकी क्या होगी, रेडियस हमेशा डिक्रीज होगी यदि उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो। और जो एनायन होता है उसका क्या होता है, वो पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है, और उसकी जो रेडियस होती है वो चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब एक टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, यदि हम बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वो होती है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो, लेकिन जो अपने पास एटम हो उस पर क्या हो, चार्ज डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दे रखे, 3 सीरीज बना रखी है, जिसमें आप सब में देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सब में सेम है, लेकिन जो इन पे चार्ज है वो वेरी कर रहा है। किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी कोई न्यूट्रल, और किसी पे पॉजिटिव चार्ज में भी डिफरेंट तरीके के चार्ज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हम किन्हें बोलते हैं, जिन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं उन सीरीज, उन एटम्स में, लेकिन क्या होते हैं, चार्ज वेरी करता है, चार्ज डिफरेंट होता है। देखो, the species having same number of electron but different nuclear charge are called isoelectronic series। ठीक है, तो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज समझ में आ गई क्या होती है। अभी 3 एग्जांपल है, हम इनको इंक्रीजिंग और इसके डिक्रीज ऑर्डर में देखेंगे। देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लगता है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, आपको कुछ दे दिया, एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, आगे हम आयनाइजेशन, एंथैल्पी ये सब पढ़ने वाले हैं, उनका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो ये हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, हमें पता चल गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल देख रखे। अब पहले हम इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम है या नहीं। हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे रखी है तो हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसमें एक एटॉमिक नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1 and 1 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का कितना होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम। हमने देखा है हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें कोई चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, जितने इसमें एटॉमिक नंबर है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में पता होनी चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है, न्यूट्रल कोई भी अपने पास एटम है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लेकिन यदि अपने पास कोई चार्ज स्पीशीज होती है, लाइक उस पर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, माना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज था, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर इसके अंदर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। तो न्यूट्रल एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल ही आते हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर। अब ये एक को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 बचे, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और देख लेते हैं। बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके भी पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बोरोन का कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब लेकिन इस पे चार्ज आ रहा है 3 का, प्लस 3 का चार्ज है, मतलब इसने क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटाइन बनाया होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस सीरीज में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो सबके पास सेम और चार्ज डिफरेंट है। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो साइज होगी, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस कुछ भी मान लीजिए, साइज होगी वो प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज। क्या होगी, अब इसमें देखेंगे हम अभी, साइज होगी नेगेटिव चार्ज के तो प्रोपोर्शनल होगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, एंड पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा साइज उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज है और कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मतलब इसकी सबसे ज्यादा होने वाली है साइज, इसकी होगी, फिर न्यूट्रल एटम की ज्यादा होगी। अब लिथियम, बेरिलियम एंड बोरान, ठीक है, इनमें देखो आप, इसमें +1 है, इसमें +2, इसमें +3 है। मैंने क्या बोला, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, चार्ज बढ़ रहा है इनमें, चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिथियम की सबसे ज्यादा, बेरिलियम की उससे कम एंड बोरान की उससे भी कम। तो हमने देख लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सब में थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सब में थे, और फिर उसके बाद में हमने देख लिया कि साइज तो नेगेटिव, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए है, आप इसका ध्यान रखना। साइज होगी वो प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। अब इसी तरह हम इसमें देखते हैं, ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हमने एटॉमिक नंबर वगैरह सब देख लिया है, 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इस पे चार्ज कितना आ रहा है, 3- आ रहा है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम इसका 7 + 3 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो सब में सेम आ रहे हैं, वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, हम चेक करके करते हैं सब काम, तो करते हैं। F नेगेटिव देखो, फ्लोरीन का कितना है, 9 होता है, एक इसने एक्सेप्ट किया तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन का 10 होता ही है, ठीक है, जानते हैं हम, ये नोबल गैस है, 10 होगा। अब चलो सोडियम का बताओ, Na+ 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसी तरह ये 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 10 बचा, और इसी तरह ये 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं इस सीरीज में, 10 इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज है। अब 10 इलेक्ट्रॉन की सीरीज है, मैंने आपको नीचे बता ही दिया, साइज पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी, और ये तो वैसे कम होगी क्योंकि क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो हम जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज आपको कभी भी दी हुई हो तो आप उसमें ऐसे चेक करो, ठीक है। पहले साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज का देखो, साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब आपकी साइज उसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इंक्रीज होने वाली। फिर न्यूट्रल एटम आता है, देन फिर पॉजिटिव चार्ज का हम देखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा साइज क्या होगी, उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज से पहले अपन ने एनायनिक एंड कैटायनिक आयनिक रेडियस के बारे में देखा था, वो इसलिए देखा था कि हमें थोड़ा बहुत पता चल गया, उनका आइडिया हो गया, तो फिर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं, अब कर सकते हैं ना। ये कितना है, क्या है, फास्फोरस है, 15 होते हैं, 3 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप सब लोग जाके चेक कर लेना, इन सबकी 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आएगी। ये 16 होता है, 2 किया इसने तो 8 हो गया। क्लोरीन 17 होता है, इसने 1 किया,
एक्सेप्ट ये 18 हो गया। ऑर्गन नोबल गैस से 18 होता है इसका। ओके, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, एक डोनेट कर दिया तो कितना बचा 18 बचा। इसी तरह कैल्शियम का 20 होता है, 2 डोनेट किया कितने बचे 18 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह स्कैंडियम का 21 होता है, 3 डोनेट किया कितना बचा 18 बच गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका भी सेम होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो इसकी सबसे ज्यादा होने वाली है, फिर कम हो रहा है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको ये साइज का समझ में आ गया होगा सबको, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या देख लिया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज एटॉमिक रेडियस का हमने पूरा पार्ट सब खत्म कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे जाने वाले हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज उसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।